भारत की आज़ादी की कहानी सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने नाम आते हैं ना। गांधी और बोस, दो ऐसे दिग्गज जिनका लक्ष्य तो एक ही था, पूर्ण स्वराज। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटें तो एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा वैचारिक टकराव नजर आता है। रास्ते बिल्कुल अलग, सोचने का तरीका एकदम अलग, और भविष्य के भारत का सपना बिल्कुल विपरीत। आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में इसी टकराव की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, साल 1944, बर्मा का वो दौर, और एक आवाज गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा था जो उस वक्त चल रहा था। एक तरफ जहां अहिंसा और शांति का रास्ता था, वहीं दूसरी तरफ ये बिल्कुल सीधा और ओजस्वी आह्वान। मतलब मंजिल दोनों की एक थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीकों में सच में जमीन आसमान का अंतर था। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, दो दिग्गज और उनका एक साझा लक्ष्य। दूसरा, उनके बिल्कुल अलग आर्थिक दृष्टिकोण। तीसरा, धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर उनकी बहस। चौथा, संघर्ष का वो आह्वान। और आखिर में आधुनिक भारत पर उनकी एक स्थायी दोहरी विरासत। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। दो दिग्गज, एक लक्ष्य, स्वतंत्रता की साझा खोज। मतभेदों के इस सफर पर जाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों एक ही रास्ते पर कैसे चल रहे थे। 1897 में कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने एक बेहतरीन अंग्रेजी शिक्षा ली, और पता है 1920 में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कठिन परीक्षा ICS में पूरे भारत में चौथा स्थान हासिल किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात, ठीक एक साल बाद 1921 में उन्होंने इस शाही और आरामदायक नौकरी को ठुकरा दिया और भारत लौटकर 1938 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी तक जा पहुंचे। उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ी? इसका जवाब उनके ही शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिविल सेवा की जंजीरों में बंधा है तो वो अपने देश की सच्ची सेवा नहीं कर सकता। मतलब अंग्रेजों की गुलामी करके भारत का भला करना असंभव था। शुरुआत में बोस का ये जज्बा और त्याग बिल्कुल गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के विजन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विपरीत आर्थिक दृष्टिकोण, गांव बनाम उद्योग। दरअसल आज़ाद भारत कैसा दिखेगा, इसे लेकर पहली बड़ी वैचारिक दरार यहीं से सामने आना शुरू हुई। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी थे। उनका पूरा फोकस भारत के ग्रामीण बहुसंख्यक वर्ग पर था। वो चाहते थे कि अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत हो, ग्रामोद्योग फले फूलें और जीवन में सादगी हो। उन्हें लगता था कि बड़े बड़े कारखानों से पश्चिमी देशों जैसा लालच फिर से आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बोस का सपना था भारत को एक मॉडर्न ग्लोबल सुपर पावर बनाना, और उनके हिसाब से इसके लिए राज्य द्वारा संचालित भारी औद्योगिकरण और वैज्ञानिक प्रगति सबसे ज्यादा जरूरी थी। गांधी जी का आर्थिक मॉडल ना तो पूरी तरह पूंजीवाद था और ना ही समाजवाद। उन्होंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया, ट्रस्टीशिप यानी न्यासीता। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अमीर लोग अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि उसके रखवाले या ट्रस्टी हैं। राज्य के डंडे के जोर से नहीं बल्कि आपसी भरोसे से उस पैसे का इस्तेमाल पूरे समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। एक तरह से आपसी विश्वास पर टिका एक सिस्टम। अब इसके बिल्कुल उलट, बोस का मानना था कि एक आधुनिक राज्य का नियंत्रण होना ही चाहिए। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने हरिपुरा प्रस्ताव में बिल्कुल ठोस नीतियां रखीं, जैसे राज्य के कंट्रोल में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, एक प्लानिंग कमीशन बनाना, जमींदारी प्रथा को जड़ से खत्म करना और किसानों के कर्ज माफ करना। सोवियत संघ की औद्योगिक तरक्की से वो काफी प्रभावित थे और इसे ही गरीबी मिटाने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका मानते थे। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, धर्म और धर्मनिरपेक्ष शासन, राज्य में आस्था। अर्थव्यवस्था के बाद जो अगला सबसे बड़ा मुद्दा था वो था राजनीति में धर्म की जगह। इस पर दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बहस छिड़ी। ये बहुत ही दिलचस्प है। गांधी जी के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना लगभग नामुमकिन था। वो धर्म को एक ऐसी ताकत मानते थे जो लोगों को जोड़ती है। एक नैतिक समाज और न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए ये उनके हिसाब से बहुत जरूरी था। लेकिन बोस का स्टैंड एकदम क्लियर था।
उनका मानना था कि धर्म पूरी तरह से इंसान का अपना व्यक्तिगत मामला है। राज्य को किसी भी धर्म का ना तो पक्ष लेना चाहिए और ना ही उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम गांधी जी के नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझें तो उनके लिए ईश्वर का मतलब केवल किसी खास मजहब से नहीं था। उनके लिए ईश्वर का मतलब था सत्य, प्रेम और अंतरात्मा। इसीलिए एक ऐसे देश की कल्पना करना जहां राजनीति में आध्यात्मिकता या नैतिकता का कोई स्थान ही ना हो, खैर, ये गांधी जी के लिए बिल्कुल असंभव था। दूसरी तरफ बोस ने अपने सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष विचारों को सिर्फ बातों या कागजों तक सीमित नहीं रखा। जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का पुनर्गठन किया तो सेना में इसके कड़े नियम लागू किए। अलग अलग धर्मों, जातियों और नस्लों के सैनिकों को एक साथ जोड़ा गया। उनके लिए कॉमन किचन यानी साझा रसोई बनाई गई जहां सब साथ खाते थे। इस तरह साथ रहने और खाने से सदियों पुरानी सामाजिक दीवारें टूटने लगीं और उनमें एक गजब की सामूहिक पहचान पैदा हुई। अब आते हैं चौथे भाग पर, संघर्ष का आह्वान, स्वतंत्रता के अलग अलग रास्ते। यही वो मोड़ है जहां ये वैचारिक मतभेद पूरी तरह से एक ऐतिहासिक विभाजन में बदल जाते हैं। 1939 आते आते कांग्रेस लीडरशिप के साथ मतभेद इतने बढ़ गए कि बोस को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 1941 में वो ब्रिटिश कैद से छकमा देकर नाजी जर्मनी भाग निकले। फिर 1943 में एक पनडुब्बी के जरिए सुमात्रा पहुंचे और INA की कमान संभाली। और अंततः 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। एक दिलचस्प फैक्ट यहाँ ये है, ये संख्या है 3000। जब बोस जर्मनी में थे तो उन्होंने फ्री इंडिया लीजन नाम से एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी और इसमें करीब 3000 भारतीय सैनिक शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्हें जर्मन जनरल रोमेल के अफ्रीका कोर ने युद्धबंदी बनाया था। अब देखिए, रणनीतिक मोर्चे पर दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं में जा चुके थे। हालात चाहे जो भी हों, गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत से 1 इंच भी नहीं डिगे। दूसरी तरफ बोस ने धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स के साथ हाथ मिला लिया। बोस का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। उन्हें लगा कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हार भारत के लिए आज़ादी छीनने का एक ऐसा सुनहरा और दुर्लभ मौका है जिसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। और अब हमारा अंतिम भाग, एक स्थायी दोहरी विरासत, आधुनिक भारत का निर्माण। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आज का आधुनिक भारतीय लोकतंत्र सिर्फ किसी एक नेता के विचारों का परिणाम नहीं है। इसमें गांधी की वो गहरी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्य भी शामिल हैं और बोस का वो पक्का धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला राजनैतिक ढांचा भी। आज हमारा संविधान और समाज इन्हीं दोनों अलग अलग विचारधाराओं के इस खूबसूरत और जटिल सह अस्तित्व की निशानी है। अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। एक आधुनिक देश आखिर कैसे अपने नागरिकों की गहरी व्यक्तिगत आस्थाओं और राज्य के एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष ढांचे के बीच सही संतुलन बनाता है? गांधी और बोस का ये वैचारिक टकराव सिर्फ इतिहास की किताबों का पन्ना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा चिंतन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और इतिहास के इन पन्नों को गहराई से समझते रहें।